नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके बड़े संकट में फंस गए हैं। ऐसे संकट में फंस गए हैं जो उनकी सारी हेकड़ी निकाल रहा है। ये संकट पार्टी के अंदर और बाहर उनकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। इससे प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब वो देख रहे हैं, उस पर भी पलीता लग सकता है। दरअसल तमाम विपक्षी दलों ने उन पर एक साथ धावा बोल दिया है। वे उनसे माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि अगर वे अंबेडकर का सम्मान करते हैं, तो आज आधी रात तक शाह से इस्तीफा मांग लें। दबाव कितना अधिक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी शाह के बचाव में उतर आए हैं और एक साथ कई ट्वीट उन्होंने किए हैं। उधर अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है और कांग्रेस पर हमले किए हैं। दरअसल अमित शाह हमला तो कांग्रेस पर कर रहे थे सदन के अंदर, मगर जाने-अनजाने में अंबेडकर पर अपमानजनक टिप्पणी कर गए। बहुत सारे लोगों का मानना है कि उनके दिल की बात ज़ुबान पर आ गई थी। ये तो जग ज़ाहिर है कि बीजेपी के नेता या संघ परिवार अंबेडकर को दिल से नहीं मानता है, लेकिन राजनीतिक मजबूरी में उन्हें सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाता है। अंबेडकर, आरक्षण, संविधान और दलित, ये 4 मौजूदा राजनीति के की-वर्ड हैं और जो भी इनसे छेड़छाड़ करता है, उसके हाथ जल जाते हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में हाथ जला चुकी है। उसके पहले भागवत के एक बयान ने बिहार चुनाव में उसके हाथ जलाए थे बीजेपी के, मगर शायद इन 4 शब्दों को लेकर उनके मन में इतनी नफ़रत है कि वो इधर-उधर, यहाँ-वहाँ से सामने आ ही जाती है। राज्यसभा में संविधान पर बहस के समय यही हुआ था। अमित शाह ने कह दिया कि अंबेडकर फैशन बन गए हैं और जितनी बार अंबेडकर, अंबेडकर करते हैं लोग, उतनी बार यदि भगवान का नाम ले लें, तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाएगा। उनकी इस टिप्पणी ने विपक्ष को एक बढ़िया मौका दे दिया है। खड़गे, राहुल से लेकर अखिलेश, तेजस्वी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, केजरीवाल आदि ने जबरदस्त तरीके से हमले बोल दिए हैं। इसके बाद मोदी और उनकी पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। लेकिन विपक्ष हाथ आए इस मौके को यूं ही गंवाना नहीं चाहता है और अमित शाह और सरकार को सबक सिखाना चाहता है। वो ये भी दिखा देना चाहता है कि संविधान बदले जाने का जो खतरा वो बता रहा है पिछले कई महीनों से, वो एक हकीकत है, झूठा नहीं है। सवाल उठता है कि क्या विपक्षी दल इतना दबाव बना पाएंगे कि प्रधानमंत्री अमित शाह को पद से हटाने के लिए मजबूर हो जाएं? या क्या मोदी और उनकी पार्टी अमित शाह की इसलिए कुर्बानी दे सकते हैं कि उनकी अंबेडकर और दलित विरोधी छवि न बने? या फिर ये प्रकरण अमित शाह के माफी मांगने या खेद प्रकट करने भर से समाप्त हो जाएगा? तो ये है आज की चर्चा का विषय, ये सवाल जिन पर आज की चर्चा में हम बात करने जा रहे हैं। और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, जो कि राजनीतिक सामाजिक विश्लेषक भी हैं और समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, मीनू जैन हैं और शीतल पी सिंह है। आप सबका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर लक्ष्मण, पहली टिप्पणी मैं आपकी लेना चाहता हूँ। ये जो प्रसंग खड़ा हुआ है, अमित शाह का ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो ये कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ा-मरोड़ा गया है वगैरह-वगैरह। आप इससे कितना सहमत हैं? और एक दूसरा प्रश्न इससे जुड़ा ये है कि विपक्ष की लामबंदी क्या कहती है? क्या वो अमित शाह का इस्तीफा ले पाने में कामयाब हो पाएगा? बहुत शुक्रिया मुकेश जी और इतना ज़रूरी सवाल कि माफ़ी माँगनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि सबसे पहले अंबेडकर उनके विचार के लिए लड़ने वाले और इस देश में सामाजिक न्याय की बात करने वाले उन तमाम अनाम लोगों को इसकी क्रेडिट जाती है कि एक व्यक्ति कैसे विचार में बदलता है और उसकी अहमियत केवल राजनीतिक होती तब भी ये दबाव नहीं होता, उसकी अहमियत सामाजिक है, सांस्कृतिक है। डॉक्टर अंबेडकर आप अमृत काल के भारत में संविधान के 75वें साल के भारत में देश के सबसे बड़े आइकॉन बने हैं। वंचित, शोषित या संविधान सम्मत किसी भी संघर्ष के आइकॉन बने हैं। एक तो ये उन लोगों को बधाई। अब इसका दूसरा सवाल ये भी है कि माफी मांगी गई किस बात को कहते हुए कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब ये बात बोल कौन रहा है?
वह भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, जिसकी सबसे बड़ी महारत इसी बात में है कि वो विपक्षी दलों के लोगों को, उनके बयानों को तोड़-मरोड़ करके, विपक्षी दल के प्रमुख नेताओं की छवियों को धूमिल करने के लिए झूठ, फूट और लूट का सहारा लेती रही है। अब तीसरा पक्ष, क्या न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब अमित शाह जी ये बोल रहे थे कि अंबेडकर अंबेडकर रटने से भगवान मिल जाता। मैं अपनी एक छोटी-सी टिप्पणी कर दूं मुकेश दा, फिर अपने पॉलिटिकल कमेंट पर आता हूं। डॉक्टर अंबेडकर कौन हैं, ये बात समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर इनसे फुर्सत मिलती तो पढ़ते कि डॉक्टर अंबेडकर का मतलब क्या है। डॉक्टर अंबेडकर इस देश में बहुत लोगों की साजिशों के शिकार हुए। कांग्रेस ने भी गलती की। डॉक्टर अंबेडकर का भारत रत्न 90 में मिला, उनका समग्र प्रकाशन 80 में आया, उनकी सारी रचनाओं का। 90 के बाद डिस्कोर्स में मंडल आंदोलन के बाद अंबेडकर आए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का मतलब क्या है? वो करोड़ों वंचितों, शोषितों के लिए भगवान से बढ़कर हैं, क्योंकि उनके सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक हक अधिकार दिलाने वाले नायक का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। एक तो ये बात है। अब भारतीय जनता पार्टी, उसको ये लगा कि संविधान का नैरेटिव 2024 के चुनाव में उनके खिलाफ जा चुका है। विपक्ष पूरे एकजुटता के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दोनों को मैं थोड़ा ज्यादा क्रेडिट देने के साथ कहूंगा कि 24 के चुनाव में उन्होंने संविधान को नैरेटिव बनाया। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें बीजेपी हारी। उसके बाद लगा कि चलिए चुनाव बीत गया, विपक्ष संविधान को भूल जाएगा। शपथ लेते हुए संविधान था, शपथ में नारे जय भीम थे, सब कुछ था। ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मुश्किल थी कि क्या वो दलित विरोधी, संविधान विरोधी, अंबेडकर विरोधी है क्या? तो उस छवि को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री संविधान को माथे पर लगाकर शपथ लेते हैं। अंबेडकर के द्वारा किए गए कामों, मतलब उनका अलीपुर का घर हो, इंटरनेशनल सेंटर हो, विदेश से ला करके मुंबई तक का घर हो, उस सब को दिखाने चाहते हैं कि हम दलित हितैषी हैं, हम अंबेडकर विरोधी नहीं है। लेकिन जी। बीजेपी का जो हम क्या इतिहास नहीं जानते कि जैसे संविधान बना, मनुस्मृति की बात कहकर संघ ने विरोध किया कि नहीं किया? 1983, 1993, 2000 विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ने कहा कि संविधान खत्म हो रहा है या इसको बदलना चाहिए, ये पुराना पड़ गया। इस जी। विमर्श में अभी तक विपक्ष हावी था। अमित शाह ने जब ये बयान दिया तो उससे ये लगा कि अंबेडकर के खिलाफ ये चीज है और बहुत अपमानजनक तरीके से उन्होंने बोला है। वो ये साबित कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि भगवान है वो करोड़ों लोगों के लिए, भगवान से बढ़ के हैं। इसमें विपक्ष को जो मौका मिला है, इस मौके को विपक्ष को नहीं भूल चूकना चाहिए और ये बात जाएगी। आपने जो सवाल के दूसरे हिस्से में जोड़ा कि इसका पॉलिटिकल क्या गेन होगा, विपक्ष के पास ये मुद्दा मिला कि भारतीय जनता पार्टी दलित इस पर विरोधी। आते हैं डॉक्टर लक्ष्मण, इस पर आते हैं कि पॉलिटिकल गेन वाली बात पर आते हैं। लेकिन अभी जो माहौल बन गया है, जो दबाव बन गया है, वो किस तरह से सामने आ सकता है या किस तरह से अनफोल्ड हो रहा है? शीतल जी, आपको क्या लगता है, ये जो दो मांगे, पहले तो माफी मांगने की बात आई विपक्ष की तरफ से कि माफी मांगे, फिर आगे चल के ये हुआ कि इस्तीफा दिया जाए, और फिर खड़गे ने कहा कि आधी रात तक प्रधानमंत्री इस्तीफा मांग लें। ये जो ये दबाव, क्या अब ये अपोजिशन के कॉन्फिडेंस का हिस्सा है कि उसे लग रहा है कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि अमित शाह को निपटाया जा सकता है? देखिए, अभी मैं आपको एक रेफरेंस दूं सिर्फ, कि ट्विटर जो अब एक्स हो गया है, इस पर 3-4 इस समय वो चल रहे हैं। एक तो कोशिश हो रही है अमित शाह को बचाने की। उस कोशिश में वो 20,000 22,000 पे है, उसके समर्थक जो भी उसको रीट्वीट और या वो कर रहे हैं। दूसरी ओर एक अमित शाह के नाम से है जिसमें उनकी आलोचना बहुत है, वो 2.5 लाख पार कर गया है। उसमें राइट विंग भी है, उनको डिफेंड करने के लिए 10-20% है, लेकिन मैक्सिमम वो है। और तीसरा है कि अमित शाह को तड़ीपार कह के आलोचनात्मक एक चल रहा है, वो भी 1 लाख पार कर गया है। और एक चौथा भी है जो संविधान वगैरह की बात कर रहा है, वो भी 50,000 प्लस है, जिसमें ज्यादातर उनकी आलोचना है। ये ज्यादातर ये कौन कर रहा है? ये विपक्ष के पास इतनी ताकत नहीं है। ये जो हमारे देश में 75-77 सालों में
ब्राह्मणवाद से मुकाबला करते हुए अंबेडकरवाद का झंडा लेकर चलने वाले बहुत सारा जो एक कमजोर तबकों से मध्य वर्ग पैदा हुआ है, जो सोशल मीडिया वगैरह पर भी अपनी बात कहने की अब बड़ी पुरजोर कोशिशें करता है, वो सब उद्वेलित हुआ है। ये तब है जब दिलीप सी मंडल और खुद प्रधानमंत्री मायावती जी और एक मौन दलों का एक ग्रुप है सरकार के साथ, जो न इधर बोल रहे हैं न उधर बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा मध्य वर्ग इस पर बोल रहा है, जिसकी वैसे भागीदारी समाज के उन पायदानों पे अभी तक भारी संख्या में रोकी गई है, जहां चीजें निर्णय करती हैं, चाहे वो प्रेस रहा हो, चाहे न्यायपालिका रही हो, चाहे हायर ब्यूरोक्रेसी रही हो, हायर एजुकेशन रही हो, इन सारे एक्लॉन्स पे अभी उनकी उपस्थिति जगह जगह तरह तरह से रोकी गई है। लेकिन इसके बावजूद, और बहुत कम संख्या में है, इसके बावजूद इतने बड़े स्वर आ रहे हैं। और ये पार्टी जो इन चीजों पर बहुत नजर रखती है कि सोशल मीडिया पर यानी लोगों की राय में क्या हो रहा है, वो निश्चित तौर पर इससे डरी हुई है। इसलिए इसका मुकाबला करने की पुरजोर कोशिश हो रही है, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। मैं ये तथ्य देना चाह रहा हूं। ये विचारधारात्मक लड़ाई जो लोकसभा के चुनाव में उभर के आई थी, लेकिन फिर विधानसभा के चुनाव तक जाते जाते ठंडी सी पड़ रही थी, नए नए एडजस्टमेंट्स वगैरह करके उसको रोका गया था, कुछ प्रतीकात्मक और दूसरी तरह की चीजों से उसको डाइल्यूट किया गया था या दिग्भ्रमित किया गया था, एकाएक फिर पुनर्जीवित हो गई है इस परिघटना से। और निश्चित तौर पर इससे विपक्ष को एक बहुत मतलब साबित हथियार, एक राजनीति में होता है, एक साबित हथियार जो लोकसभा में उसने अपने को साबित किया, वो फिर से हाथ लगा है। और सरकार की सारी कोशिशें बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच गई हैं। हालांकि मैं नहीं कहता कि सरकार इन चीजों को मैनेज नहीं कर लेगी या डाइवर्जन नहीं कर लेगी, जैसा कि वो डाइवर्जन आजकल कर रही है। वो अडानी के मुद्दे से डाइवर्जन कर रही है। दरअसल वो सारी चीजें, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो या कोई भी चीज, वो सब अडानी के मुद्दे से डाइवर्जन है। क्योंकि अडानी पर जो मामला है, जिसमें एक देश में सारी जांच चल रही है, दूसरे देश में हर जांच दबाई जा रही है, यानी हमारे देश में, तो उस जी, मुद्दे से डाइवर्जन करने के लिए ये सब चीजें ला रहे थे। लेकिन ये जो उनसे गलती हुई, ये दरअसल उस विचारधारात्मक रियलिटी का परिचायक है जो उनके मुंह से निकला। अंबेडकर साहब तो लगभग एथीस्ट थे। उनके विचारों का आगे बढ़ाने वाले हजारों लोग लगभग एथीस्ट ही हैं अम्बेडकराइट मूवमेंट वगैरह में। और वो कम से कम उनकी जो प्रतिज्ञाएं हैं और अन्य चीजें हैं, और उनकी जिस तरह से सावरकर ने आलोचना की जब उन्होंने बौद्ध धर्म में अपने को शामिल किया था, वो सब बताता है कि ये एक विचार की लड़ाई उनके बीच सामने थी। एक और मनुस्मृति की धारणा, और एक ब्राह्मणवादी जो हमारे यहाँ आचार विचार है, और जो अभी दूसरे कारणों से ताकतवर है, उसको, उससे खतरा तो साफ साफ नजर आता था। हालांकि उस समय उस खतरे को बहुत कम करके सावरकर आंक रहे थे, लेकिन अब हम 75-77 साल बाद देख रहे हैं कि वो जिसको कम करके आंक रहे थे, उसको अब उनके अनुयायी बहुत मुश्किल में अपने को पा रहे हैं उसकी ताकत के सामने। ये तब है बिल्कुल। जब उनकी सामाजिक और आप कह सांस्थानिक हिस्सेदारी अभी भी बहुत ही अपर्याप्त है। उनकी आर्थिक हिस्सेदारी बहुत ही अपर्याप्त है। उनके उस समाज में, जिस समाज में उनको नायक समझा जाता है, जिनको बहुत सारे लोग भगवान भी कहते हैं, बहुत जी, सारे लोग पूजते हैं, जिसके अंबेडकर खुद मतलब उसके पक्ष में नहीं थे कि किसी को पूजा जाए या इस तरह की चीजों के, वो स्वर्ग नरक वगैरह के तो धारणा के विरुद्ध थे। उन्होंने बहुत बिल्कुल। बार इस सब को लिखा कहा बोला है। तो स्वर्ग वगैरह का उदाहरण देना, ये ब्राह्मणवादी अप्रोच है। स्वर्ग नरक की धारणा ही वहीं से है। तो जो बिल्कुल। इसके खिलाफ जो भी वैज्ञानिक और तार्किक धारणा होगी, वो इसका प्रतिकार ही करेगी। तो ये गलती हुई, इसलिए हुई कि भाई अंदर से तो वही है। प्रतीक के तौर पर आप किसी को राष्ट्रपति बना दें, किसी को मुख्यमंत्री बना दें, किसी को गवर्नर बना दें, कुछ और पद दे दें, मंत्री बना लें, उससे बात नहीं बनती। बात बनती है जब आप यूनिवर्सिटीज के वीसीज की लिस्ट देखते हैं, प्रोफेसर्स की लिस्ट देखते हैं, बिल्कुल। जुडिशरी में लोगों की लिस्ट देखते हैं, और आप प्रेस में लोगों की लिस्ट देखते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी आप देखते हैं, कभी कोई क्यों नहीं बना, चीफ सेक्रेटरी कोई क्यों नहीं बनता। तो ये सब जब आप पूरी फौज देखते हैं, जो हमारा तंत्र है, या जो बिल्कुल। देश के 500 सबसे बड़े उद्योगपति हैं वो कौन है, तो ये सारी लिस्ट आपको बताती हैं कि वो जो लड़ाई है, वो लड़ाई तो अभी वो अपने उरूज पर नहीं आई है। वो लड़ाई अब शुरू हो गई है
और वो दिखाई देने लगी है। अब उसे अदृश्य करना बहुत मुश्किल है। भले ही आप किसी को अपना सलाहकार रख के उससे विचार बदलवा लें और उसके पुराने ट्वीट बिल्कुल। उसके सामने खड़े हों और वो उसका सामना न कर सके, लेकिन अब ये वैचारिक ताकत रोकी नहीं जा सकती, ये इस परिघटना ने साबित किया है। जी, तो मीनू जी ये क्या केवल अमित शाह ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि बीजेपी के पैरों पे भी कुल्हाड़ी मार दी, आरएसएस के पैरों पे भी कुल्हाड़ी मार दी। ये एक वक्तव्य जो लोकसभा में दिया गया, जिसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देख रही है, पूरे दलित, पिछड़े, शोषित तबके देख रहे हैं। उसको झुठलाने की कोशिश बेशक ये निज़ाम करेगा, लेकिन सब कुछ सामने है। तो ये एक ज़बरदस्त नुकसान उन्होंने पूरी जो मुहिम है हिंदू राष्ट्र की, उसको पहुँचा दिया है। जी, देखिए ये अमित शाह के बड़बोलेपन का परिणाम है और इसके लिए वो विख्यात भी रहे हैं। लेकिन वो इस बड़बोलेपन में अपनी सारी चाणक्यगिरी, तथाकथित चाणक्यगिरी जो है वो भूल के और इस तरह का स्टेटमेंट दे देंगे, तो उससे तो यही लगता है कि वो आज जो वहां पर दिल की बात आ गई, वो वाली बात है कि जो दिल में बात चल रही है एक्चुअली वो आ गई है। और ये एक अलार्म बेल है इस देश के दलितों के लिए, इस निजाम से। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो दलित लीडरशिप है उसमें अठावले साहब है, उसमें पासवान साहब है, मांझी साहब है, मतलब जितने भी बड़े लीडर्स हैं इनको इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह तो बाद में देंगे, पहले उनके जो उद्धारक हैं उनका इतना बड़ा अपमान वो देश का गृह मंत्री कर रहा है। तो ये अगर आपने इस अपमान को चुप रह के पी जाते हैं और वहीं सत्ता की कुर्सी से चिपके रहते हैं, तो फिर आपका कोई जिसको कहते हैं कोई भला कर ही नहीं सकता। फिर तो अगर जरा भी अपना इस बात पे गर्व है भीमराव अंबेडकर साहब के ऊपर, तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना अभी तो नीतीश कुमार का बयान तक नहीं आया। नीतीश नायडू खामोश हैं, उनकी तरफ से इस पर हाँ ना इधर उधर कोई बयान तक नहीं आया। तो बिहार का चुनाव कैसे लड़ेंगे फिर नीतीश कुमार जी? वो अलग चीज जी, वो तो अभी दूर है, अभी तो जी नहीं, वो तब तक तो पता नहीं क्या क्या। और अभी आप देख लीजिएगा कि इसी संदर्भ में मैं ये कह दूं कि क्योंकि ये इतनी भारी ब्लंडर हो गई है कि जिसका कोई लीपने पोतने से कुछ वो कालिक जो पुत गई है वो बिल्कुल अब किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें उसमें कांग्रेस को कोस लें, नेहरू को कोस लें, नेहरू क्या मोतीलाल नेहरू तक कोस लें आप, लेकिन उससे आपका ये धुलने वाला नहीं है। क्योंकि जैसा शीतल जी बता रहे थे कि ट्विटर के ऊपर तो ये जो सबसे बड़ा ट्रेंड है, मैं बोल ही देती हूँ, तड़ी पार माफी मांग ट्रेंड कल रात से ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर, टॉप ट्रेंड है। और वो बताता है आक्रोश जनता का, और वो आप उतने हल्के में ना ले। ये आप वो सोच रहे होंगे शायद 19वीं या 18वीं सदी का टाइम है कि जो दलित चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे। आज बहुत जागरूकता है अधिकारों के प्रति, जिसकी की जरूरत थी, जिसके लिए जिस आरक्षण को आप कोसते हो वो इसीलिए लाया गया था कि वो पढ़ लिख के अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने जो उनको संविधान की तरफ से दिए गए हैं। और आज मैं तो ये कहती हूँ कि आज राहुल गांधी फिर एक बार फिर 100% सही साबित हुए। जो उनको कहा जा रहा था कि संविधान को लेके घूम रहे हैं, यही लोग मजाक बनाते थे सबसे ज्यादा कि संविधान की प्रति घूम के। मैं तो कहती हूँ कि अब बहुत ज्यादा एक ड्रेस कोड का हिस्सा होनी चाहिए सभी पॉलिटिकल जो विपक्ष के नेता हैं कि हाथ में आपके संविधान की कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि हर पल खतरा है। और आप ये देखिए कि ये हिमाकत तब है जबकि 240 सीटों के ऊपर हैं, तब ये इतनी हिम्मत है। और आप ये कहें कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है कांग्रेस, तो इतना बेवकूफ आजकल कोई नहीं है। कॉन्टेक्स्ट नहीं, आपकी जो वर्ड जो सेंटेंस है वो महत्वपूर्ण है। आपने उस सेंटेंस में जिस हिकारत के साथ, जिस अवमानना के साथ आप बोल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा चुभने वाली, हर्ट करने वाली आपकी जो उसमें ये आपकी जो ये फीलिंग जो है, ये इस तरीके की फीलिंग है, तो आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहती हूं मैं कि इन्होंने अंबेडकर जी को एप्रोप्रिएट कर लिया बीजेपी ने, जबकि अंबेडकर की जो विचारधारा और जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनको देखो तो वो तो हिंदू है ही नहीं। आपने हिंदुत्व वालियों ने कहां से अपने आप को उनको हिंदू बना लिया? मतलब वो भी अंबेडकर साहब भी स्वर्ग में करवटे, स्वर्ग या नरक तो खैर वो मानते नहीं थे, जहां भी कुछ होंगे, या उनके जो अनुयायी है, मुझे तो ये भी एक अफसोस होता है कि जो उनके अनुयायी हैं वो
उनमें से बहुत सारे अनुयायी जो है वो भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं और सत्ता के चक्कर में बैठे हुए हैं वहां पे। तो उनको सोचना चाहिए कि हमारे जो आइकन हैं, जो हमारे पूज्य हैं, उन्होंने तो खुद को हिंदू माना ही नहीं, उन्होंने तो हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। उसकी 22 प्रतिज्ञाओं में उनकी कि मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ, ये प्रतिज्ञा दिलवाई गई, और आप वहां हिंदू बने हुए, सबसे ज्यादा हिंदू बन रहे हैं आप। तो ये चीज जो है, ये जो एक डिफाइनिंग मोमेंट आया है मेरे हिसाब से इस देश की राजनीति में इस वक्त ही है। जी और इस जी वक्त जरूरत है कि दलित राजनीति और दलित समाज इस चीज से अलर्ट हो जाए। ये अलार्म बेल है उनके लिए। जी जी। अब डॉक्टर लक्ष्मण, हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ना माफी मांगी, माफी मांगना तो दूर है, खेद भी प्रकट नहीं किया अमित शाह ने, और वही हेकड़ी थी, वही अकड़ थी, और वही पूरा सब कुछ अंदाज था, सब कांग्रेस पे थोप देना और हम पाक साफ हैं ये जताना। ये जो रवैया है, क्या आपको लगता है कि इस रवैये के मद्देनजर वो विपक्षी दबाव में माफी मांगेंगे, खेद प्रकट करेंगे, या प्रधानमंत्री मोदी उन्हें कैबिनेट से बाहर कर देंगे? मुकेश दा, एक बात तो ये है कि अमित शाह जी माफी मांगेंगे, ये बहुत बड़ी एक राजनीतिक हार होगी उनकी, क्योंकि अमित शाह जिस राजनीति के लिए अपनी इमेज बनाए हुए हैं, वो पूरी इमेज धराशायी हो जाएगी। वो शख्सियत ये है कि सबसे ज्यादा गुस्सा, सबसे ज्यादा एरोगेंस, सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में केंद्र की राजनीति में जो शख्स हो, वो माफी मांग ले, वो फिर एक पॉलिटिकल बैटल पर वो पीछे हो जाता है, नंबर एक। इसलिए वो मुश्किल है कि माफी मांगेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? वो मौजूदा वक्त में देश में वह नैरेटिव जो एकमात्र नैरेटिव है जिस पर भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है, मुश्किल में पड़ जाती है, वो सामाजिक न्याय का नैरेटिव है, जाति का नैरेटिव है। मिसाल के तौर पर आज तक जाति जनगणना नहीं कराएंगे, ये वाक्य बोलने की हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नहीं हुई, जबकि वो नहीं करा रहे हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। आरक्षण पर बोलकर क्या-क्या हो चुका है, संविधान पर बोलकर अभी हाल ही में परसों क्या हुआ है, ये देखा है। तो मुद्दा भी इतना महत्वपूर्ण है कि वो यूं ही अब चला भी नहीं जाएगा। मुश्किल ये है, अब दोनों के बीच टकराव है। मुद्दा ये है कि देश की सबसे बड़ी वह आबादी जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर, बहुत हमारे दोनों पैनलिस्ट ने जो बात कह दी कि डॉक्टर अंबेडकर भगवान को नहीं मानते थे, स्वर्ग नरक में यकीन नहीं रखते थे। इस देश में आर्थिक, सामाजिक हर तरह से जो बहुमत की बहुसंख्यक आबादी थी, नरक का जीवन जी रही थी, उसे कुछ हद तक कथित तौर पर स्वर्ग और स्वर दोनों देने का काम जिस अंबेडकर ने किया, उस अंबेडकर का मामला जुड़ा हुआ है। अब राजनीति यहां क्या कहेगी? अगर आप माफी नहीं मांगते, जैसे मिसाल के तौर पर आप कितना भी गिनवा दीजिए कि कांग्रेस ने अंबेडकर का कितना अपमान किया, और आज से नहीं गिनवा रहे हैं आप, पिछले मतलब एक आधा दशक तो हो गया ये गिनाने में कि सामाजिक न्याय कौन करता है? बीजेपी। हमने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, हमने दलित राष्ट्रपति दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे, हमने पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति दिया, सदन में चर्चा हुई जाति जनगणना पर, तो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के मोदी जी, अमित शाह, हमने कितने मुख्यमंत्री ओबीसी दिए, दलित दिए, कितने कैबिनेट मंत्री दिए, सब कुछ गिनाएंगे। लेकिन मुद्दा यही है कि जिस अंबेडकर पर पूरा सोशल जस्टिस का नैरेटिव खड़ा है, आप उनके खिलाफ जो बोले हैं, वो एक तो जाएगा नहीं। अब इसका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका और थोड़ा डिकोड करें, इसका दबाव देखिए मुकेश दा, प्रधानमंत्री को कितना ट्वीट करना पड़ा सफाई देने के लिए, अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कोई मुद्दा आप बता दीजिए पिछले हाल के दिनों में जिस मुद्दे में यह तेवर रहा हो कि बीजेपी बैकफुट पर हो, ये वो मुद्दा है। अंबेडकर वो आइकॉन है जिस पर फिलहाल बीजेपी बैकफुट पर है। लेकिन अब इसके आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? क्या इस्तीफा होगा? अभी मैं कहूंगा कि अभी नहीं। अभी तो हमारे जिन बौद्धिक लोगों का नाम शीतल जी ने ले लिया, वो तो ये गिनवाने में लगे हैं कि मनुस्मृति तो कहीं है ही नहीं, अब तो संविधान से देश चलता है। बिक गए लोग। वो कल तक कहते थे कि मनुस्मृति की वजह से राजस्थान के हाईकोर्ट के सामने मनुस्मृति लगी है,
लेटरल एंट्री, प्राइवेटाइजेशन, एनएफएस, इतने मुद्दे हैं, आउटसोर्सिंग। अखिलेश यादव जब सदन में बोले या प्रियंका और राहुल दोनों ने बोला, तो उन्होंने जो जो मुद्दे गिनवाए वो सोशल जस्टिस के मुद्दे हैं। तो पॉलिटिक्स असल में वहां खड़ी है जहां नीतीश कुमार को भी मुश्किल होने वाली है, जहां उनके खेमे में खड़े आप कुछ भी कर लो, अंबेडकर का अपमान हुआ, यह विमर्श अगर जनता में गया तो भाजपा के लोग गांवों में घुस नहीं पाएंगे। फिलहाल अंबेडकर की अहमियत वो है। इसलिए मैं यहां से जोड़कर देखता हूं कि वो माफी मांगेंगे या सत्ता से इस्तीफा देंगे या बीजेपी उनकी कुर्बानी देगी, अभी इसके कोई संकेत नहीं दिख रहे, पॉइंट नंबर 1। लेकिन ये वो मुद्दा है जो अब यूं ही नहीं जाएगा। अब तो मैंने उसका सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट दिया। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता सड़क पर बैठ गए, अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस सड़क पर उतर गई। अखिलेश यादव जो नए अखिलेश यादव बने हैं, वो आज के अखिलेश यादव अंबेडकर और लोहिया को अपना आइकॉन मानते हैं, पीडीए की लड़ाई। वो सपा अगर कल सड़क पर उतर गई, नीतीश कुमार को मजबूरी में खड़ा होना होगा क्योंकि वो वहां नहीं खड़े हो सकते। मुझे ये दिख रहा है मुकेश दा कि आने वाले दिनों में राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल यही मुद्दा ला सकता है, बशर्ते विपक्ष इसे फौरी तौर पर, रस्मी तौर पर या औपचारिक तौर पर न ले। और जो समाज का एक बौद्धिक वर्ग है, जैसे हम लोग की भूमिका क्या है, आपने इंट्रो में कहा सपा से जुड़ा हूं, मैं अभी भी वो भूमिका निभा रहा हूं कि जहां हमारा विचार मेल खाता है उस जगह पर बिना बिके उसी संविधान की बात की जाए। मुझे लग रहा है इस जगह पर बीजेपी ट्रैप में आएगी। अभी हो सकता है कल परसों और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है फिर सफाई दी जाए, फिर सफाई दे करके ये बताया जाए कि हम, और फिर हो सकता है बीजेपी और एग्रेसिव हो जाए। बीजेपी अभी बैकफुट पर नहीं आएगी, लेकिन इस मुद्दे पर जनता एग्रेसिव है, ये मेरा कहना है। और पीछे से आलू आगे से सोना को क्लिप करके टेलीविजन से लेकर सदन में बोलने वाले लोग आज कह रहे हैं कि क्रॉप कर दिया, और गृह मंत्री धमकी दे रहे हैं कि हम लीगल एक्शन की भी पड़ताल करेंगे। आज आपने सुना होगा कि इसके बिल्कुल। जो कानूनी पहलू हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी उसकी जांच करेगी। और उसको, आपको याद है अमित शाह जी का एक बयान ठीक लोकसभा चुनाव के बीच में थोड़ा क्रॉप करके चला दिया गया कि वो किसी और को कोट कर रहे थे कि हम एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म करेंगे। अमित शाह जी ने मुकदमा कर दिया है, जितने लोग उसको ट्वीट किए थे। हो सकता है बीजेपी यही कुछ करे, हो सकता है बीजेपी एग्रेसिव हो, लेकिन मुझे ये दिखता है मुकेश दा कि अंबेडकर का सवाल है, ये भारी पड़ेगा भाजपा को, और ये भारी पड़ने जा रहा है। जी जी, शीतल जी, आपको भी लगता है कि ये जो लाइन बता रहे हैं, ये मतलब ये एक स्वाभाविक लाइन है इस सरकार की? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस सरकार में सफाइयां नहीं दी जाती, इस सरकार में केवल हमले होते हैं। तो ये हमले मतलब हमले ही जो है वो बचाव की सबसे बड़ी रणनीति के तौर पर ये सरकार लेके चलती है। हम आने वाले दिनों में यही देखेंगे। एक दूसरा ये कि जो विपक्ष क्या इतना सक्षम, इतना इस मुद्दे को गांव-गांव तक, शहर-शहर तक ले जाने के लिए तैयार है, दिख रहा है आप? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय देखा था कि इनके कुछ नेताओं ने उत्साह में, पहले तो प्रधानमंत्री ने अति उत्साह में संसद में ये घोषणा कर दी कि वो 400 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं और भाजपा अकेले 370 प्लस जीतेगी। उसके बाद इनके बहुत सारे नेताओं ने अति उत्साह में संविधान बदलने की बात कहना शुरू की। जब वो बात आई और उसके वीडियो चले, तो पूरे देश में एकाएक जो है एक मोमेंटम शुरू हुआ और फिर आपने उसके नतीजे देखे और उस नतीजे का डर भी देखा। और उस नतीजे का डर ही है कि आज संविधान पे बहस हो रही लोकसभा में और बार-बार संविधान संविधान कहा जा रहा है और ये रहेगा और इसे कोई नहीं हटा सकता। ये सब सफाइयां प्रधानमंत्री के स्तर पर दी जाती। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग डिफेंसिव नहीं होते, सवाल मुद्दे का है। अब जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा वो है जो दरअसल गांव-गांव में है। ये मुद्दा इस तरह से है जिसके आधार पर अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं और फिर लगानी पड़ती हैं। ये है कि उनके नाम के झंडे वगैरह पे जब बदमाशी होती है तो फिर उसके बाद उसे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करने जाता है। ये मुद्दा वही है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट से जब SC ST एक्ट पर एक फैसला आ जाता है तो तुरंत संसद में बैठ के उसको
ठीक करने की कोशिश की जाती है, उसे फिर से बचाने की कोशिश की जाती है। इसकी ताकत से परिचित हैं लोग, चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो, और वो मौका अनचाहे या चाहे या उसी धारणा से जो उंगली तोड़ने और अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ने, किसी को घोड़ी पे न चढ़ने देने और किसी की बारात रोक लेने और अलग तरह की हिंसा वगैरह करने, खेतिहर मजदूरों वगैरह के खिलाफ, उस सब से जो जनरोष पैदा होता है और उस जनरोष को जिस तरह से सिंबॉलिक तौर पर ढकने की कोशिश राजनीति करती है, ये उसके विरुद्ध खड़ा हो गया है मामला। अब ये तो सही है कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष इसमें क्या करेगा। विपक्ष करे न करे, इस देश में अंबेडकरवादी एक समाज तार्किक तौर पर तैयार हो चुका है, वो खड़ा हो जाता है। जब वो खड़ा हो जाता अम्बेडकरवादी है, भी और संविधानवादी भी, इन दोनों को जोड़ दें। निश्चित वो दोनों संविधानवादी, एक ही चीज। अब बिल्कुल ठीक, अब मैं दोनों को अलग ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि जो अंबेडकरवादी है वो संविधान को लेकर उतने ही सेंसिटिव है, और वो सब लोग एक साथ उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जब मायावती जी कोई ट्वीट कर रही हैं, तो उनके ट्वीट के नीचे उनको समर्थन नहीं मिल रहा, बल्कि आलोचना मिल रही नीचे लगातार। या इसी तरह के दूसरे जो प्रतीक हैं, जो कोशिश कर रहे हैं सरकार की ओर से बैटिंग करने के लिए, उनकी छीछा-लेदर हो रही है और उनकी आलोचना में लोग तमाम बातें बोल रहे हैं उसी समाज से, जो अम्बेडकराइट विचार से लैस हैं, और जो ये स्वर्ग नरक वगैरह सब चीजों का, ये सब मैं उनके उत्तरों से पढ़ के आया हूं। तो वो इस चीज पर हम सबसे ज्यादा सचेत समाज है। वो ठीक है, उसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी संख्या की एक थोड़ी संख्या है, वो कुल मिला के बहुत हो जाती है और वो अपना स्वर पहुंचाती है। तो ये चीज अगर इसका तात्कालिक तौर पर बीजेपी कुछ नहीं करेगी, तो अगला जो स्टेप है, अब जाति जनगणना के सवाल पर तेजी आएगी, ये चीज आगे बढ़ेगी। और जाति जनगणना का सवाल जिसको दरी के नीचे डाल के सरकार न उस पर बोल रही है न डोल रही है, जैसा अभी लक्ष्मण जी ने बताया, लेकिन वो सवाल अपने आप बड़ा हो जाएगा और इसके साथ साथ चलने लगेगा, प्रमुख सवाल में बदलेगा, जिसकी लंबी लाइफ है। इसकी तो लाइफ चलिए अभी है, लेकिन वो उसकी लाइफ तो लंबी है, चूंकि वो तो घटने वाला सवाल है, हिस्सेदारी का सवाल है। और उसके प्रतीक सोशल मीडिया पे रोज चार्ट आते रहते हैं, फला जगह वांट निकली, इतना आपने ओबीसी को दिया, इतना एससी को दिया, इतना एसटी को दिया, इतना आपने एनएफएस कर दिया, इतना। ये चर्चा हमेशा समाज में, उस समाज में चलती रहती है कि उसको संविधान प्रदत्त अधिकारों से मध्य वर्ग में आने की थोड़ी भूमिका मिली है, इसलिए बिल्कुल। उनके बीच इसकी एक राजनीतिक पहुंच पहले से है, राजनीतिक समझ भी है, और इस समझ को वो विस्तारित करने की सामर्थ्य भी रखते हैं। तो ये बढ़ेगा मामला, बिल्कुल जी, बढ़ेगा। जी। मीनू जी, मैं इसके एक और पक्ष पे जाना चाहता हूँ। पक्ष ये है कि अमित शाह अपने आप को भावी प्रधानमंत्री के रूप में तैयार कर रहे थे। देख रहे हैं कि मोदी के बाद कौन? तो अमित शाह योगी आदित्यनाथ को कट्टुसाइज़ करने में लगे हुए हैं, अपना कद बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपनी ताकत बढ़ाने में लगे। लेकिन एक ये बयान, ये कितना घातक है उनके लिए, क्योंकि पार्टी के अंदर भी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, एक तो वैसे ही जिस तरह की जो एरोगेंस उनका साथ में चलता है, उसी से पार्टी के अंदर उनको पसंद करने वाले लोगों की कमी हो गई। अब उन्हें एक ठोस आधार भी मिल गया, बहाना भी मिल गया है। क्या ये अमरीश इनके भविष्य के लिए एक एक बड़ा स्पीड ब्रेकर खड़ा हो गया है? इससे निकलना मुश्किल होगा, और ये योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा अच्छा दिन है आज का। जी, जी, डेफ़िनिटली कुछ कुछ मायनों में तो है अच्छा दिन, लेकिन आपको ध्यान होगा ये 2013 में जब ये प्रभारी बनाए गए थे उत्तर प्रदेश के अमित शाह, तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा था कि ये गुजरात से आए हैं, ये क्या समझ पाएँगे यहाँ की राजनीति को, उत्तर प्रदेश की इतनी कॉम्प्लेक्स राजनीति है। लेकिन इन्होंने जो जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग करी, उसका नतीजा है कि अब यूपी में इनकी लगातार सरकारें बनती रही, 80 सीटें और 79 सीट, मतलब जो भी कुछ है फुल सीटें वहां से वो जीतते रहे। मतलब वो मैंने पहले अभी कहा कि इन्होंने ये मिस्टेक करी कैसे, कि ये चाहे वो रॉ में बोल गए, लेकिन मैंने आपको जैसा बोला कि वो बड़बोलेपन में जो उन्होंने बोला, तो अब जो भावी राजनीति आप बात कर रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि भाजपा का अध्यक्ष कौन बनेगा। देखिए, महाराष्ट्र में तो पेशवाशाही लागू कर ली है उन्होंने, और अगर ये पेशवाशाही यहाँ भी लागू हुई अध्यक्ष पद में,
तो फिर ये कोई रिग्रेट नहीं करेंगे। उसके लिए आप कोई बात हो रही है कि भाई इस्तीफा देंगे, इस्तीफा वगैरह कुछ नहीं देंगे, क्योंकि कोई चुनाव नजदीक नहीं है। दिल्ली का चुनाव है नजदीक, वहां इनको पहले भी उम्मीद नहीं थी, तो 2-4 सीट के लिए क्यों इस्तीफा देंगे वो मोदी, ये अमित शाह। और अभी उसके बाद आते हैं बिहार के चुनाव, तो अभी बहुत दिन है, तो तब तक तो वो उसका काफी ये डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। उसमें मोदी जी हो सकता है आजकल में या कल परसों में किसी दलित के घर खाना खाने ही चले जाएं, आजू बाजू में कहीं छांट भी लिया होगा, तैयारी चल रही होगी, क्योंकि फायर फाइटिंग बहुत जबरदस्त चल रही होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अमित शाह का उसी का नतीजा है। अब अमित शाह को जो ये कह रहे हैं कि आपकी प्रधानमंत्री की जो कुर्सी तक पहुंचने वाली बात थी, उसमें ये चीज रोड़ा अटकेगी, तो उसमें ये देखना होगा कि जो भाजपा के साथ में जो दलित लीडरशिप है इस वक्त सभी स्टेट्स में है, मतलब कहीं बड़े नाम है नेताओं के, कहीं छोटे नाम है, जो दलित लीडरशिप साथ में चल रही है, उनका रिएक्शन क्या आता है? वो अमित शाह से इस्तीफा मांगते हैं या वो खुद उनका तो कोई रिएक्शन नहीं आया, ये आप उम्मीद ना करें बीजेपी से, फिर अमित शाह की वो कुर्सी रिएक्शन को कोई नहीं आएगा। वो तो मौके पे चोट करेंगे जब कोई खतरा नहीं दिखेगा, तो तब ये तक अमित खुलकर शाह सामने तो नहीं आएंगे, वो तो नहीं होने वाला है। ये बीजेपी में कभी नहीं होता है, इक्का दुक्का कोई थोड़ा बहुत बोल देगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं होने वाला। अलबत्ता शीतल जी, क्या ये अमित शाह का बयान जो है, इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि इसने संघ परिवार को एकदम से नंगा कर दिया, कपड़े उतार दिए? हालांकि बहुत चीजें पता थी लोगों की, लेकिन जब अमित शाह जैसा नेता इस तरह की हरकत कर देता है और ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है, तो जो लोग कम जानते थे या जिनको लगता था कि ये विपक्षी दलों द्वारा बनाया गढ़ा मुद्दा है, वो भी स्पष्ट होने लगता है। देखिए, ये तो एकदम क्लियर है कि संघ या भारतीय जनता पार्टी सवर्णों के बहुमत वाला समूह है, और उसमें सवर्ण आधारित जो विचारधारा है हमारे हिंदू समाज की, वो चलती है, उसका असर है। वो राजनीतिक जरूरतें ऐसी हैं कि उसको पर्दे में रखने की कोशिश की जाती है। नीचे के बहुत सारे नेताओं से इस तरह की नहीं, इससे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं और तमाम ऐसी बातें वो लोग कहते हैं जो बातें अनसुनी रह जाती। गलती सिर्फ इस मामले में इसलिए गंभीरता आ रही है कि ये बहुत बड़े लेवल पे ये बात आ गई, इतने बड़े लेवल पे कि जिसकी आप और हम चर्चा कर रहे हैं, कि जो अपने को अगला प्रधानमंत्री समझते हैं और वो नहीं समझते, उसके बहुत सारे तर्क हैं उनके पक्ष में ये समझने के, जिस स्थिति में वो हैं, जैसे वो चीजें संचालित करते हैं और जैसे उनके हाथ में सब कुछ नजर आता है, उससे ये समझना जायज बिल्कुल स्वाभाविक है। बल्कि कहा ही जाता है देश में कि दो लोगों की सरकार चल रही है और एक प्रधानमंत्री जी का नाम आता है पहले और दूसरा नाम उनका आता है। तो इस तरह की स्थिति वाले व्यक्ति की ओर से वैसी ही गलती करना जैसा जिले या तहसील के राजनेता इनके करते रहते हैं, चूंकि पार्टी की का जो आधार है वो तो वही है, तो उसकी वजह से चीजें अब राजनीति में लोकतंत्र तो संख्यात्मक है, तो संख्या तो निश्चित तौर पर 80% समाज के कमजोर तबकों की है। कमजोर तबकों के स्वीकृत नायक अंबेडकर हैं और इस पिछले 10, 15, 20 सालों में उनकी स्वीकृति उत्तरोत्तर बढ़ी है। चूंकि समस्याएं बढ़ेंगी तो समस्याओं के हल की ओर लोग जाएंगे, उनके कारण खोजेंगे, उनका निवारण करने वाले नायक खोजे जाएंगे। अब आर्थिक समस्याएं विकराल हो रही हैं। पहली बार हमारे देश में $38 बिलियन का एक महीने में हमारा निर्यात और आयात के बीच अंतर हुआ है, जो रिकॉर्ड है। पहली बार ये स्वीकार किया जा रहा है कि जो हमारी कथित विकास दर है वो स्लगिश हो रही है, एक्सपोर्ट में कोई जादू नहीं हो पा रहा है और मेक इन इंडिया वगैरह फ्लॉप हो रहा है। $85 पे डॉलर जा चुका है। तो जो आर्थिक सवाल हैं उनको हल करने में जो भी नई नीतियां 10-11 साल में ऑप्ट की गई, उनसे कोई फर्क नहीं आया है, बल्कि नीचे गई हैं। कर्ज देश पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अडानी का मामला जितना ढकने की कोशिश हो रही है, कहीं न कहीं से वो मुंह बाही देता है। तो ऐसी परिस्थितियों में समाज अपने लिए विकल्प ढूंढता ही ढूंढता है, और निश्चित तौर पर जहां विचारधारा की लड़ाई ब्राह्मणवाद बनाम अंबेडकरवाद पहले से मौजूद हो, उसको ये खाद पानी का काम करने वाली परिघटना हो गई। और अब बहुत मुश्किल है कि इसका एक कोई तात्कालिक निदान वो कर सके। आज जो भी कोशिश हुई फायर फाइटिंग की,
वो आप और हम एक कार्यक्रम के जरिए ही समझ रहे हैं कि वो नाकामयाब रही। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं। सरकार, अमित शाह, मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस क्या कदम लेते हैं आने वाले दिनों में, और विपक्ष इस चीज को कैसे लोगों के बीच जो पहुंची हुई है, कैसे इसको एक स्वर देने का काम करने में सफल होता है या असफल होता है, वो चीजें हमें बताएंगी कि आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे। एक अंतिम सवाल है मीनू जी आपसे कि ये माना जाता है कि आरएसएस अमित शाह को पसंद नहीं करता है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ ज्यादा अच्छे नेता हैं, वो ज्यादा सूट करते हैं। ये जो घटना हो गई है, इसके बाद आरएसएस के अंदर किस तरह से सोचा जा रहा होगा इस पूरी स्थिति के बारे में, और एक जो हिंदू राष्ट्र का उसका प्रोजेक्ट है, उसको जो पलीता लगा है इससे, वो कितना चिंतित होगा? जी हाँ, जो ये सामाजिक समरसता की बात करते हैं, डेफ़िनेटली उसके ऊपर तो सीधा-सीधा कुठाराघात हुआ है। मतलब इस सामाजिक समरसता का तो बहुत ज़्यादा ढोल पीटा जाता है ना, तो वो चीज़ तो सीधे-सीधे एक एक्चुअली तो जो असली चेहरा है संघ का भी और उसमें अमित शाह और मोदी का, वो सामने आ गया है। अब इसमें उसका जो आप कह रहे हैं कि उसको कैसे सँभाला जाएगा, क्या करा जाएगा, तो उसमें हो सकता है कि कल मोदी जी राष्ट्र को संबोधित कर दें और रोना-धोना मचा दें उसमें। प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है क्योंकि उनके पास इस वक्त कोई जिसको इन मोदी शाह ने जो किया है वो इनडिफेंसिबल है। मतलब उसको आप चाहे मोदी जी ट्वीट करें या कांग्रेस को कोसे, ये भी हो सकता है कि कल से बहुत ज्यादा कांग्रेस के तरह तरह के किस्से खोद खोद के लाए जाएं कि उन्होंने ये कहा अम्बेडकर को, उन्होंने वो कहा, उन्होंने ये कहा, तो खाली ये ही इनके पास डिफेंस है और उस डिफेंस को कोई बाय नहीं कर रहा है। अगर बाय कर रहे होते, मतलब खरीद रहे, जो अगर एग्री कर रहे होता दलित समाज, तो ट्विटर पे वो ट्रेंड में गिरावट आ जाती। वहां पे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका मतलब आक्रोश, जैसे कहते हैं ना, बाय वर्ड ऑफ माउथ बात फैल रही है, तो समाज का आक्रोश फैल रहा है। तो जो 240 सीटों का नुकसान हुआ है, और अगर आज की तारीख में दोबारा से लोकसभा का चुनाव घोषित कर दिया जाए वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, तो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त धड़ाम गिरेगी बीजेपी। 100 भी शायद ना मिल पाए सीटें, क्योंकि आज दलित का नंबर आया है, मतलब अम्बेडकर का नंबर आया है, तो कल ओबीसी का भी नंबर आएगा, उसमें हाई कास्ट का भी नंबर आएगा, और हाई कास्ट में भी आपस में नंबर आएगा। विजय तेंदुलकर का एक नाटक है घाशीराम कोतवाल, वो उसमें उन्होंने पेशवा की जो पेशवा शाही है, वहां पे 2 ब्राह्मण, मतलब नॉर्थ का ब्राह्मण और पेशवा का ब्राह्मण, पुणे का ब्राह्मण, उनका आपस में कैसा सत्ता संघर्ष होता है उसको इतनी खूबसूरती से बताया है, और वो सच्चाई है, वो संघ की भी सच्चाई है। तो उसमें खाली आज तो क्योंकि सबसे पहले दलित को ही लपेटे में लेना उनके लिए आसान था, तो उन्होंने ले लिया है। अभी ये चीजें कैसे पैन आउट होती है, इसमें भागवत साहब निकल के आते हैं कल परसों, हो सकता है उनको भी लगा दिया जाए काम पे कि भाई आप भी आइए, दीजिए कुछ, तभी डैमेज कंट्रोल हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है जी। बिल्कुल, डैमेज कंट्रोल मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 100 सीटों वाली बात ना ही कही जाए तो अच्छी है, क्योंकि उनके पास इतने सारे हथियार हैं, अडानी है, अंबानी है, राजीव कुमार है, ईवीएम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए वो जो चुनाव है, वो उन मोर्चों पर भी लड़े जाते हैं, जहाँ पर विपक्ष कमज़ोर पड़ जाता है। बहरहाल, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।